देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसको टर्कवांस रूल भी बोलते हैं। इसका ये सेकंड नेम है जो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रूल नाम याद रखना इसका, टर्कवांस रूल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज टर्कवांस रूल, ओके, या इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा क्या नाम है, ऐसे करके भी अभी देखो एमसीक्यूज में तो ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसको टर्कवांस रूल भी बोलते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ये टॉपिक में स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखो, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ, तो इसमें हम लोगों ने 3 कंप्लीट किया था। एक अल्ट्रा वायरस, सॉरी अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, हमने एक कंप्लीट किया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एक हम लोगों ने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ध्यान से समझना, एक हम लोगों ने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और ये जो तीसरा है ये है इंडोर मैनेजमेंट। तीसरा क्या है? इंडोर मैनेजमेंट। अभी देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाकी के हमारे रूल्स क्या है, क्योंकि ये तीनों रूल्स जो है ये डॉक्ट्रिन ही है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो, अगर मैं अल्ट्रा वायर्स की बात करता हूं तो इसको मैं एक लाइन में सिंपल सा बोल सकता हूं कि ये हमारे कंपनी की लक्ष्मण रेखा है। ये क्या है? हमारे कंपनी की लक्ष्मण रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको क्रॉस किए तो तुम फंस जाओगे, राइट? ऐसे सिंपल सा याद रख सकते हो कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है यही एक्सप्लेन करता है कि भाई ये कंपनी की लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तुम इस रेखा के बाहर नहीं जा सकते, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर नहीं जा सकते, अदरवाइज तुम्हें प्रॉब्लम होगी, रावण आएगा उठा ले जाएगा। सो बेटर है उस लाइन के अंदर में रहो। और दूसरा नोटिस है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, दूसरा जो रूल है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तुम इसका पूरा लिख देता हूं। अब देखो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये है कि यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी से जो भी डील करने आता है, ठीक है, कंपनी से जो भी डील करने आता है उसको कंपनी के बारे में पता है। सिंपल सा मतलब यही है कि उसको कंपनी के बारे में पता है। देखो, जैसे कि इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं यही रामायण वाली लैंग्वेज में देता हूं, तो इसमें सिंपल एग्जांपल ऐसे रख सकते हो कि जैसा हम लोगों ने देखा था कि उसमें एक सीन है जहां पे हनुमान जी लंका जाते हैं फर्स्ट टाइम, और वो बगीचे में जाके वहां पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था एक रूल, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, साफ साफ लिखा कि ये राजा का शाही बगीचा है, इसमें दूसरों का आना मना है। तो मतलब ये है कि जो भी उस बगीचे में जाता है वो नोटिस उसको दिखना चाहिए। अगर वो नोटिस नहीं देखता है, फिर भी गड़बड़ कर दिया, तो वो सजा के पात्र होगा, क्योंकि वो पर्सनल है राजा का, राइट? तो वैसे ये गार्डन है, ठीक है, ये जो हमारे कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो गार्डन है जहां पे तुम्हें जाने से पहले रूल्स तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये हमारा थर्ड रूल है जो आज हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो, ये जो दोनों रूल हैं, ये दोनों के दोनों रूल कंपनी के लिए थे। अब कंपनी के लिए भाई रूल्स बन गए थे, अब यहाँ पे कुछ रूल पब्लिक के लिए भी होना जरूरी है, ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये वाला जो रूल बना था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इस रूल में क्लियरली फायदा था कंपनी को, राइट? क्लियरली फायदा था कंपनी को और नुकसान था यहाँ पे पब्लिक को। क्योंकि मान लो अगर पब्लिक ने गलती से कुछ नहीं देखा और चले गए, तो बाद में उनका ही दोष निकल जाता है, राइट? तो इससे बेटर है कि हम उसके लिए भी यहाँ पे कुछ निकाला था, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्शन, याद होगा कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडोर मैनेजमेंट जो है बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है। तो बात करते हैं कि इस रूल में है क्या, थोड़ा डिटेल में करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार तो मेरा आइडिया के तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे नीचे देखो, इंडोर मैनेजमेंट का पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें तुम्हें बता देता हूँ। देखो, होता क्या है कि जो कंपनी है, ध्यान से समझना, जो हमारी कंपनी होती है बेसिकली इसको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? आरओसी के पास कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और जैसे ही हमारी जो कंपनी है आरओसी के पास रजिस्टर्ड होती है, वैसे ही ये बन जाती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। वैसे ये क्या बन जाती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ध्यान से इस बात को समझना। अब जैसे ही कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन गया, यानी कि एक अलग इसको पहचान मिल गई, तो कंपनी के जो दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के
जो दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं MOA, क्या बोलते हैं, MOA और AOA, राइट, ये कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी पर्सन, राइट, ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है उनको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, राइट, उन लोगों ने इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो कलेक्ट किया होगा, ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है। तो ये तो हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लेकिन ये इंडोर मैनेजमेंट क्या है? देखो बात सही है कि पर्सन को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होगा MOA और AOA की वजह से, लेकिन सिचुएशन क्या है? सिचुएशन देखो ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे नीचे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कभी कभी कैसा होता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, राइट। जैसे ये कंपनी है और कंपनी में ये लोग बहुत सारी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, राइट। तो जब मीटिंग करते हैं तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशंस पास होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे रिजोल्यूशंस पास होते हैं उसके बारे में पब्लिक को थोड़ी पता है। जैसे जो पब्लिक डील करना चाहती है तो यहाँ पे इंटरनल मीटिंग कैसे हुई, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हुआ, क्या यहाँ पे पास हुआ है और क्या यहाँ पे इन लोगों ने कवर किया, मतलब क्या बातें की हैं, उसके बारे में थोड़ी लोगों को पता है। लोगों को तो उतनी ही बातें पता है जितना मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में लिखा गया है, लेकिन ये मीटिंग्स की बातें थोड़ी यहाँ पे आर्टिकल में लिखा जाता है, राइट, कि मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, लोग क्या बातें करने वाले हैं, क्या नया रूल आया है, उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे आर्टिकल और मेमोरेंडम में लोग जाके लिख देते हैं, राइट। तो इट मींस कि पब्लिक को इसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होगी या तो ना के बराबर होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी या सॉरी पब्लिक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और उन्होंने फिर भी कोई काम कर दिया है, राइट, क्या फिर भी अगर कोई काम कर दिया इसका मतलब वो तो फंस गए। लेकिन यही रूल यहाँ पर आता है, ये कहता है कि देखो पब्लिक को तो इसके बारे में नहीं पता था, किसके बारे में नहीं पता था, ये इंटरनल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, कंपनी के मीटिंग में क्या हो रहा है। इसलिए अगर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो अगेंस्ट है फिर भी उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। यही है हमारा इंडोर मैनेजमेंट का रूल कि पब्लिक को ये बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में जानता है लेकिन मीटिंग्स के बारे में नहीं जानता। क्लियर हुआ इतना सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं थियरी स्टार्ट करता हूँ। अब थोड़ा अच्छा भी लगेगा पढ़ने में तुम लोगों को, क्योंकि बहुत कुछ आइडिया लग गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंपोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप एंड रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो क्लियरली बोला है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है? ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कंपनी के स्कोप पर और कंपनी के रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पर। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है वो हम लोगों ने अभी वापस देखा कि लोगों को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, और यहीं पे ये रोक लगा देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सब कुछ पता होगा। कैसे? उसका रीजन देखो, यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, वेन मेमोरेंडम and the articles of company are registered with the registrar, the company acquires a corporate personality। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कहाँ पे? कंपनी ऑफ ROC के पास, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, वैसे ही कंपनी बन जाती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ? ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, दीज टू डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? MOA और AOA, इन दो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या बन जाएंगे? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। एंड एवरी पर्सन, ध्यान से समझना, every person dealing with the company supposed to have notice of contents of these documents। और जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है, ऐसा सपोज कर लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे नोटिस का मतलब है इंफॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड दिस नोटिस विल बी अ कंस्ट्रक्टिव वन, और इसी को हम क्या मानते हैं? कंस्ट्रक्टिव वन मानते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है प्रिज्यूम्ड या सपोज, ओके। लेकिन अभी आगे देखो, the doctrine of constructive notice does not operate against the company but only against the person who has dealing with the registered company। अब यहाँ पे जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, बेसिकली ये करता क्या है? ये कंपनी के अगेंस्ट में काम नहीं करता। याद रखना, नॉट ऑपरेट अगेंस्ट द कंपनी, क्योंकि सिंपल मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये कंपनी को बचाने की कोशिश करता है। ये ऐसा बोलता है कि तुमको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना चाहिए था मेरे साथ डील करने से पहले,
राइट। इसका मतलब ये है, ये किसके अगेंस्ट में है, ये अगेंस्ट में है पब्लिक के, यानी जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है ये उसकी अगेंस्ट में है। preventing him from alleging that he did not know the provisions of the memorandum and articles or other regulations which form the constitution of a company। preventing him, उसको वहां से रोक लेता है। alleging that मतलब अगर मान लो वो कंपनी के ऊपर ये एलिगेशंस लगाता है, ये आरोप लगाता है कि भाई मुझे नहीं पता था, he did not know the rules and regulations, तो ये उसके अगेंस्ट में काम करता है कि तुम्हारी गलती, तुमको कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में या कंपनी के नियम कानून के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी हमें देख रहे हो कि ये इस टाइम पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं लॉकडाउन में, राइट। तो लॉकडाउन में जब रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर पब्लिक को सारे रूल्स के बारे में पता हो। तो इसमें जो भी पकड़ाता था, पहले पुलिस वाले उनको पीटते थे, अच्छे से तोड़ते थे, फिर बोलते थे बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, राइट। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, गलती उन्हीं की मान ली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया है, इट मींस तुम्हें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बात खत्म। तो ये उसी तरह से है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी का एमओए और एओए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास है, मतलब आरओसी के पास है, इट मींस तुम्हें उसके बारे में पता होना जरूरी है, राइट। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज नॉट प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ अ कंपनी। देखो क्लियरली मैंने ये बात बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को कंपनी के मीटिंग्स के बारे में या इंटरनल रेगुलेशंस के बारे में पता हो, और वही ये रूल हमें एक्सप्लेन करता है। कौन सा रूल? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये याद रखना। यहां से हमारा आएगा इंडोर मैनेजमेंट का, ये अब हमारे लिए काम आ रहा है। ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन यानी इंडोर मैनेजमेंट, अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, याद रखना, अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज नॉट प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग्स, उसको इंटरनल प्रोसीडिंग्स का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। एंड एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी is entitled to assume that everything has been done regularly so far as the internal proceeding of the company are concerned। देखो अब इसमें कैसा है, इसमें लोग भगवान भरोसे चलते, कंपनी पर भरोसा करते हैं कि देखो हम अगर कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है सब कुछ सही सही रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हो रहा है। अगर तुम कुछ अगेंस्ट में काम कर दिए हो तो उसमें पब्लिक को कहां से पता चलेगा, वो कहां से कंपनी के मीटिंग्स में आके देखने वाले हैं, राइट। तो वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। ओके, इन अदर वर्ड्स एन आउटसाइडर्स मे एज्यूम, तो जो आउटसाइडर है वो क्या एज्यूम करता है, दैट थिंग्स हैव बीन डन according to the provisions and procedure laid down in the memorandum and article of association। in short ये आउटसाइडर्स यही मान लेगा कि भाई कंपनी में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी काम हुआ है वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हुआ है, प्रोविजन और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। कौन से प्रोविजन, कौन से प्रोसीजर? जो एमओए, ठीक है, जो एमओए और एओए में मेंशन है, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग सारे कामकाज हुए हैं। एंड दिस डॉक्ट्रिन सीक्स टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी, और ये जो रूल है बेसिकली आउटसाइडर्स को बचाने की कोशिश करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, a person dealing with the company is not bound to know the internal procedure of a company such as a institution of the board, quorum, voting, internal resolutions and regulations। जैसा मैंने एक एग्जांपल में जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि कंपनी में कौन सा रिजोल्यूशन पास हुआ है जरूरी नहीं कि वो लोगों को पता हो, तो यहाँ पे देखो ये इंक्लूड किया है। हालांकि मैंने सिर्फ रिजोल्यूशन की बात की थी, बट यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ द बोर्ड, कोरम कितनी है, वोटिंग राइट्स कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, ये सब के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। एंड द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और ऐसा मान लेंगे द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बियॉन्ड द स्कोप of the doctrine of constructive notice, so an outsider dealing with the company is entitled to assume that everything has been regularly done। अब देखो यहाँ पे यही जो एज्यूम कर लेना है यही है कंपनी के लिए भरोसा। अगर वो इसको तोड़ते हैं तो इट मींस कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा कि ना कि लोग। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे लिखा है द डायरेक्टर्स हैड पावर्स अंडर आर्टिकल्स टू इशू सच बॉन्ड्स
प्रोवाइडेड दैट, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स हैड पावर, देखो डायरेक्टर्स के पास पावर था अंडर आर्टिकल्स टू इशू सच बॉन्ड्स provided that they were authorized by the proper resolution of a company. T was given such a bond although no such a resolution was passed. देखो इसमें मैं तुम्हें इसका सिंपल सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, मतलब बोलता हूं मैं, यहां पे ध्यान देना। देखो यहां पे कैसा था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको अप्रूवल मिला था, ठीक है, उनको अप्रूवल था, किस बात का अप्रूवल था वो ध्यान से समझना, उनको अप्रूवल ये था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, राइट, और इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं किया था, ध्यान से समझना, अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, ध्यान से समझना इस बात को। उसके बाद हुआ क्या कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, राइट, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 2000 का बॉन्ड, कितने का बॉन्ड, 2000 का बॉन्ड आउटसाइडर्स को इशू कर दिया, ठीक है, आउटसाइडर को इशू कर दिया। यहाँ पे चलो एक एज्यूम कर लेते हैं, मिस्टर एक नाम का कोई पर्सन है, उसको इशू कर दिया हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आया, देखो प्रॉब्लम ये आया भाई, केस ये हुआ कि डायरेक्टर्स को यहाँ पे अप्रूवल था कि वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इन लोगों के लिए अमाउंट तो स्पेसिफाइड था ही नहीं कि कितना इशू करना है, राइट। तो यहाँ पे ये हुआ कि भाई देखो आउटसाइडर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है कंपनी डायरेक्टर्स की, राइट, क्योंकि उनको तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए था, उनको बोलना, उनको पता होना चाहिए था कि हमें कितना इशू करना है, कितना इशू नहीं करना है। अब आउटसाइडर्स ने, अगर आउटसाइडर्स ने जो आर्टिकल है वो पढ़ा, तो उन लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इनको अप्रूवल है बॉन्ड इशू करने का, ये तो इतना ही पढ़ेंगे ना, द डायरेक्टर्स आर अप्रूव्ड या डायरेक्टर्स आर गिवन पावर टू इशू द बॉन्ड, ये तो इतना ही पढ़ेंगे ना। अब इनको थोड़ी पता है कि भाई उसके अंदर और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मीटिंग्स में तय होती है कि इतना ही इशू करना है, इतना इशू नहीं करना है। तो इस वजह से यहाँ पे ये केस जो हुआ ये आया पब्लिक के फैसले में, यानी आउटसाइडर के फैसले में, कि आउटसाइडर की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है कंपनी की, राइट। क्लियर है इतना सभी को? देखो सिचुएशन कैसा है कि अगर हम किसी को भी पावर दे देते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि उसका मिसयूज होना हो ही है। जैसे यहाँ पे अब पावर किसको मिल गया था, अब पावर को मिल गया था पब्लिक को, कि पब्लिक जब चाहेगी तब बोलेगी भाई ये तो गलत बात है, ये ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब क्या है कि इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प लेके, ध्यान से समझना, इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प लेके, उसकी सहायता लेके ये लोग बार बार कंपनी पर ही ब्लेम कर सकते हैं, राइट, ऐसा हो सकता है। इसी वजह से इसके कुछ एक्सेप्शंस आए कि भाई हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, हर बार कंपनी की गलती नहीं होती है। तो क्या एक्सेप्शंस है तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज। अब ध्यान से समझना, पहला पॉइंट क्या है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज। अगर मान लो तुम्हें कंपनी के इरेगुलरिटीज के बारे में नॉलेज था तो ऐसे केस में क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे, if the person dealing with the company has a notice whether actual or constructive of the irregularities, he cannot avail himself of the rule of indoor management। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, if the person dealing with the company has a notice, उसके पास इंफॉर्मेशन है whether actual और constructive of the irregularity, उसको इरेगुलरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर पता है, थोड़ा भी आइडिया है, तो ही कैन नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इट मींस कि वो तब बेनिफिट नहीं ले सकता। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एग्जांपल क्या दिया है, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैड अ पावर टू बोरो मनी। अब ध्यान से समझना, सेम ही एग्जांपल को यहाँ पे इंक्लूड किया, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। क्या इंक्लूड किया है, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैड अ पावर टू बोरो मनी, बट इफ दे बोरोड मोर देन 1000 pounds they had to get the consent of the shareholders at a general meeting। ध्यान से समझना, पावर है बोरो करने की, पावर है, ध्यान से समझना, दे हैव अ पावर टू बोरो, लेकिन कितना बोरो कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 1000, यानी 1000 पाउंड, इससे ज्यादा वो बोरो नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा उन्हें बोरो करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। दे बोरोड 2500 pound for themselves without such a consent
and took debentures, right, held that as they had the notice of, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, they had the notice of internal irregularities, their debentures were good only to the extent of 1000। और इस बारे में इनको भी पता था, जो डायरेक्टर्स हैं जिन लोगों ने ये काम किया है, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई पावर हमको दिया है, हमको क्लियरली नहीं पता था, क्योंकि क्लियरली बोला गया भाई 1000 तक ही तुम पैसे ले सकते हो। इट मींस कि अब यहाँ पे वो कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, अब ये वो फंस गए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में उनको भी पता था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि भाई 1000 पाउंड ही तुम इशू कर सकते हो, और तुमने इशू करवा दिया, यानी 2500 पाउंड का तुमने इंतजाम कर लिया, दैट इज रॉन्ग, राइट। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट रखना। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है फोर्जरी। फोर्जरी का सिंपल मतलब मैं बता दूं तो धोखा समझो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, वेयर द एक्ट्स डन इन द नेम ऑफ अ कंपनी आर वॉइड एब इनिशियो। देखो कोई ऐसा काम हुआ है, कोई ऐसा एक्ट हुआ है जो वॉइड एब इनिशियो यानी शुरुआती दौर से ही गलत है, खराब है, राइट। इन केस ऑफ फोर्जरी, और फोर्जरी के केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट अप्लाई and outsiders cannot take the benefit of doctrine of indoor management। और जो आउटसाइडर्स हैं वो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग। देखो एग्जांपल ये है कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है, यानी कंपनी सेक्रेटरी है, उसने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट इशू किया था, ठीक है। क्या किया था, उसने एक डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसका नाम है शेयर सर्टिफिकेट। अब ध्यान से समझना इस बात को, उसने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया हुआ था, एक मिनट, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया हुआ था, और इस शेयर सर्टिफिकेट में देखो सिचुएशन ये था कि इसमें सिग्नेचर होना चाहिए एमडी का, ठीक है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का होना है, दो मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसे समझो, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर का होना चाहिए और कंपनी सेक्रेटरी का होना चाहिए, ऐसा रूल था, राइट। एंड इश्यू विद द फोर्ज सिग्नेचर। लेकिन इसने क्या किया, इसने ये जो दो सिग्नेचर है ना, ये फोर्ज कर दिया, यानी कि नकली साइन करके इसने ये शेयर सर्टिफिकेट जो था वो इशू कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर पब्लिक जाके केस करती है कि पब्लिक के साथ धोखा हुआ है, तो कोर्ट ये कहेगी भाई धोखा तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, धोखा कंपनी के साथ भी हुआ है, क्योंकि कंपनी को तो इस बारे में पता ही नहीं था। याद रखना, कंपनी और कंपनी में काम करने वाले लोग अलग अलग होते, अलग अलग पर्सनालिटी होती है, राइट। सो ऐसे केसेस में ये जो फोर्जरी हुआ है ये कंपनी के साथ भी हुआ है, ना कि तुम्हारे साथ अकेले, राइट। तो ऐसे केसेस में तुम बेनिफिट नहीं ले सकते जहां पे कंपनी को खुद सफर करना पड़ा हो, क्योंकि ये नकली इशू करने की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कंपनी को भी। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा होगा, और ये गलती किसकी थी, कंपनी सेक्रेटरी की थी, राइट। तो इसकी वजह से कंपनी को भी सफर करना पड़ा और पब्लिक को भी सफर करना पड़ा। तो ऐसे केस में पब्लिक जो है वो कंपनी पर ब्लेम नहीं कर सकता है। ओके, तो ये छोटी सी एग्जांपल है, वो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटीज। देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट में हमारा लिखा है सस्पिशियस वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल और नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये है जहां पे तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, जहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो तुमने उसको क्या किया, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा सोचने के चक्कर, मतलब ऐसा सोचने के बदले में बोला कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोल के तुम काम करने लगे। इन सच केसेस outsiders cannot take the benefit of the doctrine of indoor management। और ऐसे केसेस में वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते अगर तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि कोई काम अनयूजुअल हो रहा है, कि ऐसा कभी नहीं होता था, या ऐसा हो रहा है जो बेसिकली नहीं होना चाहिए, राइट, नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसे केसेस में अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया था, तुम्हें आगे ही क्लेम करना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन outsider is not aware of the contents of MOA and AOA in such a cases he cannot take the benefit of this doctrine। अब देखो यहाँ पे तुम कभी भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे कि भाई तुमको AOA का नॉलेज नहीं था, राइट। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी डील करता है उसको AOA का नॉलेज होना ही चाहिए। सो इट मीन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट when outsider is not aware of the contents of MOA and AOA in such cases he cannot take the benefit of the
बेनिफिट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, तो इस डॉक्ट्रिन का वो बेनिफिट नहीं ले सकता है। क्लियर इतना? तो ये था तुम लोग का डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो।